शशि शेखर जी। शशि शेखर जी का लेख मैं बहुत दिन से पढ़ रहा हूं और नॉर्मली वो लिख से हट करके ही लिखते हैं और उनके साथ जो मेरा परिचय है कोई रिसेंट नहीं है। आज से करीब 20 साल पहले हम लोग कि इस किताब का दो पक्ष है। एक कुछ लेख जो कादम्बरी में निकला था और दूसरा जो हिंदुस्तान में निकला है। अनफॉर्चुनेटली कादम्बरी का लेख हम पहले पढ़े नहीं थे, मगर हिंदुस्तान के लेख से हम पूरा परिचित थे। दोनों लेख के बीच में जो मेन थ्रस्ट है, पहला जो लेख है कादम्बरी में वो ज्यादा पर्सनलाइज है, ज्यादा अपना सराउंडिंग के बैकग्राउंड में लिखा गया है, जिससे न केवल उनके विषय में जानकारी मिलता है मगर पूरे हिंदी हार्टलैंड का जो एक नुआंस है उसका भी पता चलता है। दूसरा जो लेख है जो हिंदुस्तान में है, जो शशि शेखर जी का जो कॉग्निटिव वर्ल्ड है उसके विषय पता चलता है। शशि शेखर जी से मेरा इनकाउंटर भी अजीब तरीके से हुआ था, वो भी लीक से हटकर। चंद साल पहले हिंदुस्तान की तरफ से एक कनक्लेव यहाँ मौर्या होटल में हुआ था। मेरी शायद पहली मुलाकात थी, उसके बाद कभी मेरी मुलाकात नहीं थी। एक ट्रेडिशन हिंदुस्तान अखबार वालों ने चलाया था, जहाँ नेताओं को बुला करके कुछ सब्जेक्ट के ऊपर बहस कराए करते थे। अजीब इत्तेफाक ये था, उस रोज उस सेशन में बिहार के दो बड़े भाई छोटे भाई का सेशन था। आज जब अपने घर से निकला तो पता नहीं कैसे मुझे अपने नाइजीरिया के एक बहुत प्रिय नॉवेलिस्ट चिनुआ अजेबे की एक कहावत दिमाग में घूमने लगी। मुझे मालूम नहीं वो क्यों हुआ, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कहां से अपनी बात शुरू करूं और सवेरा हो रहा था और वो बात बहुत गजब की उन्होंने लिखी थी। है तो इंग्लिश में, उसका भी अनुवाद करता हूं। That until the lions have their own historians, the history of the hunt will always glorify the hunter. मैं लायन का अनुवाद भारतीय कॉन्टेक्स्ट में इसको हिरन कर दूंगा, क्योंकि शेर हमारे यहां अलग तरह से देखा जाता है। लेकिन इसका अगर अनुवाद करूं मैं तो इसका एक भाविक अनुवाद होगा, जब तक हिरन अपना इतिहास खुद नहीं लिखेंगे तब तक हिरणों के इतिहास में सिर्फ शिकारियों की शौर्य गाथाएं गाई जाती रहेंगी। और जब कोई मुझसे पूछता है कि पत्रकारिता क्या है, आप पत्रकार क्यों हैं, तो मुझे लगता यही है कि हम वो लोग हैं जो हिरणों के लिए हिरण होते हुए एक रोजमर्रा का इतिहास लिखते हैं। इतिहास बने या ना बने, लेकिन हम इतिहास बनाने की अपनी कोशिश से चूकते नहीं हैं। अखबार में मैं जो कॉलम लिखता हूं, उसको लिखते समय हर हफ्ते मेरे दिमाग में एक शाहिर की दो लाइनें याद आती हैं, हालांकि मेरे ऊपर वो शाब्दिक तौर पर मौजूद नहीं बैठती। वो ये थी कि मैंने जो गीत तेरे प्यार की खातिर लिखे, अब उन गीतों को बाजार में ले आया हूं। तो जो आजकल है वो न्यूज पे आधारित होता है और न्यूज में क्रिएट नहीं करता। पर जब कादम्बरी की जिम्मेदारी मुझे दी गई और मैं बड़ा एक्साइटेड था, उसी साल मेरा जन्म हुआ जिस साल कादम्बरी का जन्म हुआ था। और उसके जो पहले एडिटर थे बालकृष्ण राव, मैं इलाहाबाद में छोटा बच्चा था टैगोर टाउन में, तो हम उनके घर में के पास रहते थे और राव साहब के घर जाने का मौका मिला, उन्हें देखने का मौका मिला। पिता कहा करते थे ये देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बड़ी भारी भूमिका अदा की है। तो जब मैंने इसको पहली बार लिखना शुरू किया तो मुझे लगा कि एक बड़ा जिम्मेदारी का काम आ गया, और वो कम से कम एक चीज से मुक्ति महीने में एक बार मुझे दिलाता था कि मुझे जनता की बेहद मांग पर नहीं लिखना है, मुझे वो लिखना है जो मैं खुद सोच रहा हूं। और जब मैंने उसको लिखना शुरू किया और जब उसके रिस्पांस आने शुरू हुए, मेरे मन में डर भी था कि राजेंद्र अवस्थी, बालकृष्ण राव ऐसे एडिटर्स की परंपरा का निर्वाह करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उससे मुझे लगा कि मुझे अपने को पुनर्जीवित करने में एक तरह से मदद मिली।
जो लोग ये किताब पढ़े उसमें एक मेरा अपना एक पर्सनल अनुभव है। मैंने एक लेख लिखा है मेरे पापा, और जब इसको शामिल करने की बात थी, वो कहीं छपा नहीं इससे पहले, तो जब उसे शामिल करने की बात थी तो मेरे प्रकाशक ने भी कहा पढ़ने के बाद कि इसको शामिल कर दीजिए, मेरे सहयोगियों ने भी कहा। मुझे लगता था वो बहुत व्यक्तिगत मेरा अपना अनुभव है अपने पिता को लेकर, लेकिन जब वो छपा और उसके बाद जिन लोगों ने भी अभी तक देखा उनको लगा कि पिता एक कवि ने तो मुझे फोन करके कहा ये किताब खरीदी, और बड़े कवि है देश के, उन्होंने कहा मां पर बहुत लिखा गया है लेकिन पिता के साथ न्याय बहुत कम हुआ है, तो आपने पिता के ऊपर लिखा और ये अच्छा किया। तो दो बातें ये थी। तीसरी बात, रजी साहब ने कहा कि समय थोड़ा कठिन चल रहा है। मैं तो इतना बड़ा हो गया, 50 साल तो मुझे याद है इस देश का इतिहास चलता फिरता, 50 साल का इतिहास में बोल सकता हूं। समय हमेशा बड़ा संक्रमणकालीन था, लेकिन हाँ इधर कुछ चीजें हो रही हैं। पहले एक विचार को दूसरी जगह जाने में समय लगता था, लेकिन अब सोशल मीडिया ने सब कुछ बड़ा गड्ढबड्ढ कर दिया है, और ऐसा लगता है जैसे कुछ अब तक सुपारी किलर्स हुआ करते थे, या पहले हमारे कौटिल्य के समय में भ्रत्य योद्धा हुआ करते थे, या अफगानिस्तान में ऐसे वॉरलॉर्ड्स होते हैं जो पैसा लेकर किसी के लिए भी लड़ाई लड़ते हैं, किसी की भी हत्या कर देते हैं। अब पहली बार विचार और व्यक्तित्वों की हत्या का दौर आ गया है। आप कुछ भी लिखिए, कुछ भी सुनिए, अचानक एक बाढ़ सी आ जाती है, और जब बाढ़ आ जाती है तो ये ऐसा है जैसे कि चारों ओर से अंधेरा घिर रहा हो, उसमें दिए की बहुत जरूरत होती है। जब मेरे नए कुलीग्स जब मुझसे कहते हैं कि साहब क्या करें, तो मुझे बार बार ये लगता है कि देशी की होता है, और मैं हमेशा उनसे कहता हूं कि एक पत्रकार प्रोफेशनल ट्रूथ टेलर होता है, वो सत्य को प्रोफेशनली बोलने वाला होता है, और सत्य सत्य होता है। तो आप अपनी उम्मीद बना के रखो, और जब चारों ओर झूठ ज्यादा हो जाएगा या अर्ध सत्य ज्यादा हो जाएंगे तो सत्य बोलने वालों की पहचान कुछ ज्यादा बुलंद हो जाएगी। बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, गवर्नर साहब का समय सीमित है, और कुछ हिस्सा मेरा रजी साहब ले गए, और मुझे वो अच्छा लगा कि वो ले गए, मुझे बोलना आता नहीं ज्यादा। एक अभी उम्मीद मुझे एक बिटिया को देख के लगी है जो मोबाइल खोल के बैठी हुई है और फोटो खींच रही है। बेटे उठिए, क्या नाम है आपका? आयुषी। इसके लिए ताली बजाइए सब लोग। जब हम लोग राष्ट्रगान गा रहे थे तो अधिकांश लोगों के होंठ चिपके हुए थे। ये बिटिया राष्ट्रगान गा रही थी पूरे जोश से। और बेटे याद रखना, अच्छा काम करोगे तो कोई ना कोई देखेगा जरूर, बुरा काम करोगे तो पूरी दुनिया देखेगी। अपनी बात पत्रकारिता का एक और नई जो आजकल मुझे लगने लगा है, 36 साल इस पवित्र व्यवसाय में काम करते हुए, और उसी से खत्म करता हूं कि कभी कभी ये लगता है जैसे कि हम बंद खिड़कियों और बंद मकानों को खटखटाने का काम करते हैं। तो एक बहुत अपने प्रिय शेर से बात को खत्म करता हूं। राशिद किसे सुनाते गली में तेरी गजल, राशिद किसे सुनाते गली में तेरी गजल, उसके मकान का कोई दरीचा खुला न था। शुक्रिया। शशि जी की पुस्तक का नाम भी है लीक से हटकर। मुझे लगता है कि इस पुस्तक में भी एक शायर की काव्यमयता है, सिंह की निडरता है और सपूत का दायित्व बोध है। पुस्तक की भाषा में कविता सी रवानी है, इसके विचारों में पूरी निर्भयता और निष्पक्षता है, तथा समाज और देश के नव निर्माण के सपनों की सुगबुगाहट है। इस बीच में मैं जब पुस्तक का विमोचन हो गया तो मैं एक इनका कुछ लगा कि अंदर क्या है देखना चाहिए, तो एक शीर्षक इन्होंने दिया है, वो है पृष्ठ 47 पर। इसमें लिखा है खुद को समझने और संजोने का वक्त। और ये घटना का उल्लेख किया है क्योंकि मेरा भी वहां जाना हुआ था, इसलिए मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा उसमें रुचि और भी बढ़ गई। उदयपुर के पास, राजस्थान में उदयपुर के पास नाथ द्वारा है, और वहीं से कुछ ही दूरी पर हल्दी घाटी है। हल्दी घाटी का इन्होंने उसका जो सारांश था वो यहां पर दिया है, और उसकी तुलना इन्होंने हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की तुलना भगवान राम का जो लंका में उन्होंने विजय पाई थी उन दोनों की तुलना की।
और तुलना करते करते उन्होंने ये कहा कि भगवान राम लंका पर विजय इसलिए पाई कि उन्होंने अपनी पूरी तैयारी करते समय जिस मार्ग से उनको जाना था लंका तक, उस मार्ग में उनको जो भी मिला, दीन दुखी दलित उपेक्षित भील बनवासी आदिवासी जो भी मिला, सबके साथ मित्रता की। लेकिन इसकी तुलना में महाराणा प्रताप ने वो तुलना नहीं की। वो स्वयं भूखे रहे, घास की रोटी खाते रहे, लेकिन जिस जंगल में वो थे उस जंगल का जो भील बनवासी था उनके साथ में मित्रता नहीं की। मित्रता बाद में हुई। तो यद्यपि महाराणा प्रताप ने कहा था कि हम हारे नहीं हैं, हार गए लेकिन हम झुके नहीं, वो बात एक कल्पना है, एक उनका एक जीवन का उद्देश्य था, उन्होंने कहा। लेकिन इसके बाद में अंत में इन्होंने कहा कि सत्य तो सत्य होता है और सत्य की विजय हमेशा होती है। और उसको इन्होंने भगवान राम की उसमें जो कहा कि हमारी संस्कृति इतनी समरस है तो फिर हम उसे सामूहिक उत्सव में तब्दील क्यों नहीं करते। और इस सामूहिक उत्सव की बात करते करते उन्होंने सत्य की बात कही, सत्य की विजय। मित्रों, साहित्यकार हमेशा सच ही बोलता है।